हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। फ्रेंड्स देखिए, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड जीके वन लाइनर वाली सीरीज़, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आज उसका सेकंड लास्ट पार्ट है, ठीक है, 37वां पार्ट हम देखने वाले हैं और 2050 क्वेश्चंस आज इस सीरीज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक क्वेश्चन के अंदर हमने 4-4, 5-5 क्वेश्चन को हल किया है और आने वाले एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न आते हैं, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से पूछा जाता है, तो उस एग्जाम के लिए आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी फतह करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? देखिए, नंदा देवी चोटी जो है यह उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। तो 78-17 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। टीजी लॉन्ग स्टॉफ ने सबसे पहले इसको फतह करने का प्रयास किया था 1905 में, लेकिन ये इसको फतह नहीं कर पाया। सबसे पहले सफलता किसको प्राप्त हुई? वो थे बिल टिलमैन और ऑडेल नाम के दो अंग्रेज थे। इन दोनों को ही सफलता प्राप्त हुई थी, ठीक है, 1936 में। दूसरा है, अल्मोड़ा से किस वर्ष कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो अल्मोड़ा से कुड़िंद मुद्राएं कब मिली थी? ये मिली थी 1914 में, ठीक है। कई बार ऐसा प्रश्न बनता है पेपर में कि अल्मोड़ा से किस वंश की मुद्राएं मिली हैं, तो वो कुछ वंश से संबंधित हैं, वो हैं कुड़िंद मुद्राएं, ठीक है, कुड़िंद वंश से। कालची शिलालेख की खोज किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, अशोक का एक शिलालेख यहाँ से भी मिला, इस क्षेत्र से भी मिला है, उत्तराखंड से, कालची में मिला है, ठीक है। और कब का है? 257 BC का वो शिलालेख है, ठीक है। इसकी खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट नाम के एक अंग्रेज ने की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब की गई थी खोज? 1860 में। किसने की? जॉन फॉरेस्ट ने। इस शिलालेख में भाषा कौन सी यूज़ की गई है? पाली भाषा यूज़ की गई है। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। इसी शिलालेख के अंदर यहाँ के क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है? अपरांत कहा गया है और निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, ऊखीमठ स्थित धारशिल शिलालेख किस परमार शासक से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछेगा कि धारशिल शिलालेख ये किस राजा का है, ये किसका है? अनंतपाल का है। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि अनंतपाल का कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है, ऊखीमठ से। वो कौन सा है? वो है धारशिल शिलालेख, ठीक है। अगला है, कश्मीर के बुर्ज होम जैसी समाधियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं? कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो देखिए, कई बार ऐसे प्रश्न बनता है कि बुर्ज होम कहाँ है, जो बुर्ज होम पुरा स्थल है, इसकी लोकेशन कहाँ है? तो ये कश्मीर में है और यहाँ से गर्त निवास के भी साक्ष्य मिले हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी के जैसे समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? उत्तराखंड में देवीधुरा चंपावत से प्राप्त हुई हैं और इसकी खोज की थी हैनवुड ने 1856 में। अगला है, फूलों की घाटी को स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है? देखिए, फूलों की घाटी चमोली जनपद में स्थित है और इसको स्थानीय तौर पर भ्यूंडार घाटी बोला जाता है, ठीक है। आपको मुझे एक प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन सी नदी है जो फूलों की घाटी के मध्य से होकर बहती है। बहुत बार ये प्रश्न पेपर में बन जाता है कि फूलों की घाटी के मध्य से बहने वाली नदी कौन सी है। अगला है, पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक अलग से प्रशासनिक इकाई की मांग की गई थी 1897 में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उस समय टिहरी का नरेश कौन था? कीर्ति शाह था, ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल से प्रथम विधायक कौन बने थे? तो देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है 1979 में, ठीक है। और इसके टिकट पर विधायक बनने वाले पहले व्यक्ति थे जसवंत सिंह बिष्ट। ये 1980 में रानीखेत से विधायक बने थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके पहले विधायक कौन थे यूकेडी के? वो थे जसवंत सिंह बिष्ट। कहाँ से चुने गए? रानीखेत में 1980 से। अगला है, पृथक राज्य की मांग को लेकर किस वर्ष हल्द्वानी में रेल रोको आंदोलन चलाया गया था? तो आपको पूछा जा सकता है कि पृथक राज्य की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन कहाँ चलाया गया? हल्द्वानी में। किस वर्ष से चलाया गया? 1989 में ये आंदोलन चलाया गया था। अगला है, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कब किया गया? तो देखिए, जो ये संघर्ष समिति थी, इसका गठन किया गया 18 सितंबर 1994 को, ठीक है। और रामनगर में इसका गठन किया गया था। इन्हीं लोगों ने, जो ये समिति का गठन किया गया था, इन्होंने 1 अक्टूबर को दिल्ली जाकर क्या करना था? विरोध करना था अपना, ठीक है। उन्होंने वहाँ का प्रदर्शन इन्होंने करना था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? 1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर, जो 1-2 अक्टूबर की रात थी, वहीं पर क्या होता है? रामपुर तिराहा कांड हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो रामपुर तिराहा कांड से कौन सा संघर्ष समिति से या कौन सी समिति संबंधित है? वो है उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति। यही यहाँ से जा रहे थे, यहीं के लोग जा रहे थे, ठीक है, इसी समिति के। और वहाँ पर क्या होता है? 1 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड, जिसको मुजफ्फरपुर कांड भी बोला जाता है, ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड, ठीक है। और इसी कांड को क्रूर शासक की क्रूर साजिश भी इसको बोला गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला है हरिराम त्रिपाठी ने किस वर्ष वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किया था? तो देखिए कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था वंदे मातरम का? हरिराम त्रिपाठी ने। कब किया? 1906 में। ये भी कई बार प्रश्न पेपर में बन सकता है आपके लिए कि वंदे मातरम को कुमाऊनी भाषा में किसने लिखा? हरिराम त्रिपाठी ने। ठीक है। अगला है नीली आंखों वाला साहेब किसे कहा जाता है? देखिए आंखों वाला साहब कहा जाता है टॉम अल्टर को। इनका जन्म मसूरी में होता है 1950 में और इनको 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। जो आपने नाटक देखा होगा शक्तिमान के अंदर जो उसके पहले महागुरु का इन्होंने रोल निभाया था। ठीक है। काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? नीली आंखों वाला साहेब। पूछा जा सकता है इनका जन्म कहाँ हुआ था। अगला है पूर्वी धौली गंगा और काली गंगा का संगम किस स्थान पर होता है? तो पूर्वी धौली गंगा व काली गंगा का संगम ये होता है खेला नामक जगह पर ये होता है। ठीक है। कहाँ पर है ये? पिथौरागढ़ जनपद में ये स्थित है। अगला है वीर केसरी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो वीर केसरी ये किताब लिखी है पंडित शिवराम ने। ठीक है। पंडित शिवराम को जौन सार का प्रथम कवि इनको माना जाता है। ठीक है। और अगर प्रश्न बन जाए कि जौन सार का आधुनिक कवि किसको बोला जाता है, प्रथम आधुनिक कवि, तो वह है रतन सिंह जौनसारी। ठीक है। प्रथम कवि पूछेगा तो पंडित शिवराम, और अगर पूछेगा प्रथम आधुनिक कवि कौन है तो वो है रतन सिंह जौनसारी। ठीक है। अगला है गोला चौड़ का किला कहाँ स्थित है? तो गोला चौड़ का किला जो है यह चंपावत जनपद में स्थित है। चमोली का पूर्व नाम क्या था? देखिए चमोली का जो पूर्व नाम था वो था लाल सांगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आपको कई बार ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि लाल सांगा किसका पूर्व नाम था? किसका था? चमोली का। अगला है नामा दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो नामा दर्रे की लोकेशन है पिथौरागढ़ में। अगला है नारायण स्वामी जो कि कर्नाटक से आए थे को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है। तो नारायण स्वामी को मौनी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ से आए थे? ये कर्नाटक से आए थे। ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के थे ये। इन्होंने पिथौरागढ़ में नारायण आश्रम की स्थापना भी करी थी। किस वर्ष? 1936 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला है अंग्रेज़ों द्वारा सर्वप्रथम किसे बागी उपनाम दिया गया था? तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जो बागी उपनाम था ये किसको दिया था? कृष्णानंद उप्रेती को यह उपनाम दिया गया था। अगला है राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी? तो राज्य में पौधरोपण नीति लागू की गई थी 6 जून 2006 को, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य था। ठीक है। आपको पूछा जाएगा भारत में पौधरोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? वो है उत्तराखंड। ठीक है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगला है नैनीताल पर्वतीय इतिहास परिषद की स्थापना किसने की थी? देखिए नैनीताल पर्वतीय इतिहास परिषद की स्थापना डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट ने की थी 1979 में। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नैनीताल पर्वतीय इतिहास परिषद की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट ने 1979 में। देसी राज्यों का साथी किसे कहा जाता है? देसी राज्यों का साथी कहा जाता है पंडित नैन सिंह रावत को। ठीक है। इनको मौलिक पंडित भी बोला जाता है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है हिल यात्रा को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? देखिए हिल यात्रा आपको पता है कृषि से संबंधित एक त्यौहार है, पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। ठीक है। जब धान की रोपाई हो रही होती है, और इसको किस देश की देन बोला जाता है? इसको नेपाल की देन बोला जाता है। ठीक है। हिल यात्रा को नेपाल में इसे इंद्र यात्रा के नाम से मनाया जाता है। अगला है अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या था? अल्मोड़ा का प्राचीन नाम था रामक्षेत्र। ठीक है। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम राजापुर भी था, आपने देखा होगा। ठीक है। हमने पढ़ा है वहाँ पे, क्योंकि राजा वहाँ रहते थे तो राजापुर भी हो गया, लेकिन इसका एक और प्राचीन नाम क्या है? रामक्षेत्र। ठीक है। अगला है ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना भगीरथ पांडे और देवकी नंदन पांडे ने की थी। ठीक है। अगला है कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में आयोजित किया गया था? तो वो कौन सा अधिवेशन था? वो था कोटद्वार अधिवेशन, जो कि 1919 में आयोजित किया गया था। ठीक है। और ये गढ़वाल में होने वाला एकमात्र कुमाऊं परिषद का अधिवेशन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आपको प्रश्न बन सकता है कि गढ़वाल में होने वाला एकमात्र कुमाऊं परिषद का अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था कोटद्वार में 1919 में। अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त जोशी। अगला है चरवाहे से शासक बनने वाला राजा चंद राजा कौन था? तो चरवाहे से शासक बनने वाला राजा चंद राजा कौन था? ये था बाज बहादुर चंद। ठीक है। राजा बनने से पहले क्या था? ये चरवाहा था, अनपढ़, इसको बोला जाता है कि ये अनपढ़ था। ठीक है। तो चरवाहे से सीधा शासक बना था ये बाज बहादुर चंद। अगला है विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये अलकनंदा नदी पर बनी हुई है। कौन सी है? विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना।
अगला है उजेली घाटी किस जनपद में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए ऐसी छोटी छोटी घाटियां प्रश्न आप पेपर में बन जाता है। उजेली घाटी ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसी घाटी को संतों की घाटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तरकाशी की किस घाटी को संतों की घाटी बोला जाता है, वो है उजेली घाटी। ठीक है, अगला है लाल चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध सिराई घाटी कहाँ स्थित है। देखिए एक और घाटी आ गई सिराई घाटी और इसकी लोकेशन भी उत्तरकाशी में है। ठीक है, और ये क्यों प्रसिद्ध है, ये लाल चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक और चीज़ पूछी जाती है। देखिए हमने हमारी पिछली वीडियोस में भी देखा है, मैंने आपको बताया है कि पुरोला घाटी की जो जीवन रेखा है वो किस नदी को बोला जाता है, वो कमल नदी को बोला जाता है। ठीक है, तो पुरोला घाटी के भी अगर हम और अंदर जाएं तो वहाँ पर ही आती है सिरेला घाटी, ठीक है, जो पुरोला विकास खंड है उसके अंदर। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि सिराई घाटी की जीवन रेखा किस नदी को बोला जाता है, तो वो है वही कमल नदी। ठीक है, सिराई घाटी पूछे चाहे पुरोला घाटी पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा, कमल नदी। अगला है प्रसिद्ध हिंगला देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो देखिए हिंगला देवी मंदिर जो है इसकी लोकेशन है चंपावत में और ये कानदेव पर्वत पर स्थित है। अगला है किस नगर को चंपावत का हृदय कहा जाता है। तो चंपावत का हृदय कहा जाता है लोहा घाट को। अगला है उत्तराखंड में किवी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो किवी क्वीन के नाम से जानी जाती हैं सीता देवी और इनका संबंध है टिहरी जनपद से। अगला है उत्तरकाशी के बड़कोट का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए उत्तरकाशी में जो बड़कोट है इसका प्राचीन नाम है राजगढ़ी। ठीक है, कई बार पेपर में बन सकता है आपके लिए कि राजगढ़ी किसका प्राचीन नाम है, तो यह है बड़कोट का। अगला है लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से किस वर्ष जोड़ा गया था। तो लक्सर को हरिद्वार से जोड़ा गया था 1896 में। हिप्पी आंदोलन कहाँ चला था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिप्पी आंदोलन ये कसार देवी में चला था अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है किस मंदिर या किस जगह पर ये हिप्पी आंदोलन चलाया गया था। ये चलाया गया था अल्मोड़ा में कसार देवी में। किसे गर्वभंजन भी कहा जाता है। तो देखिए गर्वभंजन के नाम से जाने जाते हैं महीपति शाह, और अगर प्रश्न होता गर्वभंजक तो कौन रहते हैं आंसर, माधो सिंह भंडारी। तो आपको दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, गर्वभंजन महीपति शाह, गर्वभंजक किसको बोला जाता है, माधो सिंह भंडारी। अगला है तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो तराई क्षेत्र का पहला समाचार पत्र था जन जागृति। ये 1955 से प्रकाशित हुआ और काशीपुर से ये प्रकाशित होता था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जन जागृति कहाँ कब हुआ प्रकाशित, 1955 से काशीपुर से। अगला है मिलम गांव किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो मिलम गांव जो है यहाँ गोरी और गुंका नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, मिलम गांव, मिलम ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर से ही आती है गोरी गंगा। अगला है स्नोबॉल ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्नोबॉल ऑफ गढ़वाल के लेखक जो हैं वो है नरेंद्र सिंह भंडारी। इनका जन्म 1920 को चमोली जनपद में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है सुदर्शन शाह ने किस वर्ष सभासार की रचना की थी। तो सुदर्शन शाह ने 1828 में अपनी इस रचना को उन्होंने आखिर तक पहुंचाया था। ठीक है, यानी कि इसकी रचना उन्होंने की थी और सुदर्शन शाह को सूरत कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से उन्होंने इसकी रचना की थी, सूरत कवि। तो कई बार प्रश्न बन जाएगा किस परमार शासक को सूरत कवि भी बोला जाता है, वो है सुदर्शन शाह। अगला है युवा सुमन उन फूलों में से एक हैं जो बिना खिले मुरझा जाने के लिए पैदा होते हैं लेकिन अपने पीछे अपनी यहाँ पर आएगा सुगंध। ठीक है, अपनी सुगंध छोड़ जाते हैं। तो ये कथन किसने कहा था, ये कथन हृदय सुमन के लिए कहा था पट्टाभी सीतारमैया ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, किसने कहा था ये कथन, पट्टाभी सीतारमैया। अगला है उत्तराखंड लोक साहित्य का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। उत्तराखंड लोक साहित्य का भीष्म पितामह कहा जाता है गोविंद चातक को। ठीक है, गोविंद चातक का जो जन्म होता है ये 1933 को टिहरी में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी गढ़वाली पत्रिकाएं भी थी दो, कौन कौन सी थी, एक थी अंगारा और एक थी रैबार। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे बांसुरी बस्ती रही, ये पेपर में पूछी जा चुकी है कि बांसुरी बस्ती रही किसकी रचना है, यह है गोविंद चातक की। दूर का आकाश, केकड़े, काला मुंह, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है श्रीयंत्र टापू कांड कब घटित हुआ था। श्रीयंत्र टापू कांड जो ये घटित हुआ था ये 8 अक्टूबर 1995 को घटित हुआ था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जूडो के लिए प्रथम भारतीय महिला रेफरी कौन थी। तो ये थी सुश्री मीनू। ठीक है, मीनू कौन थी, ये अंतर्राष्ट्रीय जूडो में प्रथम भारतीय महिला रेफरी हैं। ठीक है, जूडो के लिए रेफरी बनने वाली कौन है, ये पहली महिला भारतीय हैं। अगला है कुर्मांचल केसरी नामक पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये कुर्मांचल केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है, लेकिन इस नाम का जो पत्र था ये महेशानंद पांडे ने शुरू किया था 1980 में, हल्द्वानी से ये पत्र प्रकाशित होता था।
अगला है भूलाताल कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भूलाताल। इसकी लोकेशन है लैंसीडॉन पौड़ी गढ़वाल में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल लैंसीडॉन में। लैंसीडॉन आपको पता है गढ़वाल राइफल्स का हेडक्वार्टर है। गढ़वाल राइफल लैंसीडॉन में कब आई थे? नवंबर 1887 में गढ़वाल राइफल लैंसीडॉन आई थी, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि लैंसीडॉन का पूर्व नाम क्या था? कालो का डांडा था। तो काला को डांडा को जो नाम था पूर्व नाम, उसको कब लैंसीडॉन में परिवर्तित किया गया था? ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगला है तीलू रौतेली सम्मान की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा कब से की गई? तो तीलू रौतेली सम्मान ये दिया जाता है 2006 से, ठीक है। और अगर पूछेगा तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में, और ये विकलांग महिलाओं के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अगला है चांदपुर गढ़ साम्राज्य कहाँ स्थापित हुआ था? तो चांदपुर गढ़ साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी ये हुआ था चमोली में। ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि पंवार वंश का जो गढ़ था चांदपुर गढ़, ये किस जनपद में स्थित है? ये कहाँ है? ये चमोली जनपद में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके 100 सीरीज़ का पार्ट 37। आप देख सकते हैं 2050 क्वेश्चन हमने सीरीज़ के अंदर कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब केवल एक पार्ट इसका और आएगा, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी उसको अपलोड कर दूं, और उसके बाद इसकी कंप्लीट पीडीएफ को कंपाइल करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगा। अब वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बस बदले में आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी ग्रुपों में इसको शेयर करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।